हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संतोष कुमार और आज हम बात करेंगे लेटर ऑफ क्रेडिट्स के बारे में, जिसे हम एलसी या डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट्स भी कहते हैं। हम जानेंगे एलसी क्या है, इसका यूज़ हम कहां करते हैं, इसकी ट्रांजैक्शन प्रोसेस क्या है और भी सभी कुछ जो हमें जानना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। का यूज़ मेनली बिजनेस ट्रेड में होता है। इसे समझने के लिए हम एक कॉमन सिचुएशन लेते हैं जो कि इनलैंड एलसी और फॉरेन एलसी दोनों में काम करता है। सपोज एक बायर है और एक सेलर है और दोनों एक दूसरे के साथ बिजनेस करना चाहते हैं। आइडियली सेलर क्या चाहेगा? सेलर चाहता है कि उसका पेमेंट उसे पहले मिल जाए या फिर इमीडिएट मिल जाए आफ्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज। वहीं बायर क्या चाहता है? बायर चाहता है कि वह पहले अपने गुड्स को रिसीव कर ले और इंश्योर हो ले कि वह गुड्स उसके अकॉर्डिंग है या नहीं, उसके बाद पेमेंट करे। अब अगर दोनों एक ही शहर में हैं तब भी यह पॉसिबल है कि बायर अपने सामान को जांच कर पेमेंट कर दे। लेकिन जब यह बिजनेस दो डिफरेंट सिटी या कंट्री में होता है तो यह एक ही जगह पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गुड्स को पहुंचने में टाइम लगता है। अब सेलर सोचता है कि मैं अगर गुड्स सेंड कर दूं और मुझे पेमेंट नहीं मिले तो क्या होगा। वहीं बायर सोचता है कि अगर मैं पेमेंट कर दूं और मुझे गुड्स रिसीव नहीं हो या फिर मेरे अनुसार गुड्स रिसीव नहीं हो तो क्या होगा। तो इसी डायलेमा को दूर करने के लिए थर्ड पार्टी यानी कि बैंक का इन्वॉल्वमेंट होता है, जो एलसी के रूप में सेलर को एक रिटेन गारंटी देता है कि अगर सेलर सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करता है और टाइमली गुड्स को डिस्पैच करता है तो बैंक उसके पेमेंट की गारंटी लेता है। इवन अगर बायर पेमेंट करने में फेल होता है तो उसकी जगह पे बैंक उसका पेमेंट करेगा। इसके बाद सेलर को यह विश्वास हो जाता है कि मेरा पेमेंट टाइमली हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बैंक की उसे गारंटी मिल जाती है। जो गारंटी होती है वह इरोवेकेबल नेचर की होती है। मीन्स इस गारंटी को किसी भी कीमत पे रिवोक नहीं किया जा सकता है। हाँ, अगर सेलर और बायर दोनों एग्री होते हैं तो उस एलसी के टर्म्स एंड कंडीशन को अमेंड या एलसी को कैंसिल किया जा सकता है। तो एलसी एक रिटेन इरिवोकेबल इंस्ट्रूमेंट है जो बैंक द्वारा बायर और इंपोर्टर के बिहाफ में सेलर और एक्सपोर्टर को इशू किया जाता है कि अगर सेलर एलसी के टर्म्स और कंडीशन के अनुसार गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करता है और डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करता है तो बैंक उसके पेमेंट की गारंटी लेगा। अब हम इस पूरी एलसी ट्रांजैक्शन प्रोसेस को एक पिक्चर के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि यह पूरा प्रोसेस किस तरह से कंप्लीट होता है। यहाँ पे एक बायर है जिसे हम एप्लीकेंट भी कहेंगे और एक सेलर है जिसे हम बेनिफिशरी भी कहते हैं, और दोनों के रेस्पेक्टिव बैंक है जिसे हम इशूइंग बैंक और एडवाइसिंग बैंक कहते हैं। ऐसा हम क्यों कहते हैं इसे हम आगे डिस्कस करेंगे। अब बायर और सेलर दोनों दो सिटी में हैं या फिर दो अलग कंट्री में हैं और आपस में बिजनेस करना चाहते हैं। स्टेप 1 में वो एक म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड करेंगे जिसमें कि सारा डिटेल्स होगा, लाइक व्हाट टू सेल, व्हाट इज़ द प्राइस, क्वांटिटी, क्वालिटी, हाउ टू सेंड एंड एवरीथिंग। सेकेंड स्टेप में बायर अपने बैंक के पास जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार एलसी इशू करने का रिक्वेस्ट करेगा।
Since he is applying for LC, so he is called applicant, and his bank will issue the LC, so his bank is called LC issuing bank. थर्ड स्टेप में LC issuing बैंक कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन के अनुसार LC ओपन करेगा और उसे सेलर के कंट्री या प्लेस के किसी बैंक को सेंड कर देगा। जनरली यह बैंक सेलर का बैंक होता है। यह प्रोसेस इंटरनेशनल ट्रेड में स्विफ्ट कोड के माध्यम से और इनलैंड ट्रेड में SFMS कोड के माध्यम से होता है। फोर्थ स्टेप में एडवाइसिंग बैंक अब LC के जेन्युइननेस को चेक करेगा और सेलर को इन्फॉर्म करेगा कि he has received a LC in his name. This act is called advising, इसलिए इस बैंक को एडवाइजिंग बैंक कहते हैं। LC मिलने के बाद अब सेलर को ट्रस्ट डेवलप हो जाता है कि वह अगर LC के टर्म्स एंड कंडीशन के अनुसार गुड्स डिस्पैच करेगा तो उसका पेमेंट टाइमली हो जाएगा। अब सेलर LC के टर्म्स एंड कंडीशन के अनुसार सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे कि बिल ऑफ लेडिंग, बिल ऑफ एक्सचेंज, इंश्योरेंस ऑफ गुड्स एट्सेट्रा रेडी करेगा और गुड्स को बायर के कंट्री में एक्सपोर्ट कर देगा। यह फिफ्थ स्टेप होता है, इसे हम शिपमेंट भी कहते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सारे डॉक्यूमेंट्स के बिना इंपोर्टर या एप्लीकेंट गुड्स को छुड़ा नहीं पाएगा। सिक्स्थ स्टेप में सेलर गुड्स के शिपमेंट के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स अपने बैंक को जमा कर देता है। सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद या तो एडवाइजिंग बैंक उसे बिल ऑफ डिस्काउंटिंग के अनुसार इमीडिएट पेमेंट कर देता है और बेनिफिशरी का पैसा उसे वहाँ पे मिल जाता है, या फिर इशूइंग बैंक से पेमेंट रिसीव होने के बाद वह उसका पेमेंट करेगा, जिसका डिस्कशन LC में पहले से किया हुआ होता है। सेवेंथ स्टेप में एडवाइजिंग बैंक सारे डॉक्यूमेंट्स को इशूइंग बैंक को सेंड कर देगा। एडवाइजिंग बैंक डॉक्यूमेंट्स रिसीव करने के बाद उसे अच्छी तरह से चेक करता है कि सारे टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो किए गए हैं या नहीं, और डॉक्यूमेंट्स को एप्लीकेंट को सौंप देता है। एप्लीकेंट बैंक को ड्यू डेट पे पेमेंट का एक्सेप्टेंस देता है तथा डॉक्यूमेंट्स पोर्ट पर जमा करके अपना गुड्स छुड़ा लेता है। ड्यू डेट पे इशूइंग बैंक बायर से पेमेंट रिसीव करके उसे सेलर के बैंक को भेज देता है और इस तरह से प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है और सेलर को ड्यू डेट पे पेमेंट मिल जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में एक बात और ध्यान देने वाली है कि बैंक यहाँ पे बस डॉक्यूमेंट्स के साथ डील करता है, फिजिकल गुड्स के साथ उसका कोई कमिटमेंट नहीं होता। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो फॉर द बेनिफिट्स ऑफ अदर्स। थैंक यू।